जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जानने के लिए कुछ बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई मैथ का सवाल सॉल्व करते हो तो उस समय आप टेबल्स याद नहीं करते हो, टेबल्स आपको आने चाहिए। उसी प्रकार हर एक में है। अब जैसे जेनेटिक कोड हमको जानना है तो इसमें हमको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं कि जैसे जो जेनेटिक का आधार है वो डीएनए है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस ये कैसे होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको रीब्रश जिसको कहते हैं, फिर से पढ़ा हुआ तो है ही आपका, मैं फिर से थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं, दो हैं, आरएनए एंड डीएनए, तो ये पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स कहते हैं एक जैसे मॉलिक्यूल बहुत सारे एक में एक जुड़ते चले जाएं, उनको पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीज़ से मिलकर बनता है। पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजन बेसेस। तो ये तीन चीज़ मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अब हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किसी न किसी एंजाइम की मध्यस्थता से होते हैं, मीडिएटेड होते हैं। कोई पर्टिकुलर एंजाइम होगा तो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होगा। और जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये एंजाइम की सिंथेसिस प्लांट बॉडी या ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये सिंथेसिस होती है। इसी को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मान लीजिए ये डीएनए है। डीएनए जब होगा तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्रम से लगे होंगे। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और जैसे एडिनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड एंड थाइमिडिलिक एसिड, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इन्हीं का क्रम लगा होता है डीएनए में। कोई पहले हो सकता है, कोई बाद में हो सकता है, कोई 2 बार हो सकता है, जैसा हो। तो न्यूक्लियस में ये डीएनए है। ये डीएनए अपनी कॉपी बनाता है एक आरएनए के रूप में। ये मैसेंजर आरएनए बन गया, इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है। ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, उनसे आकर के ये अटैच हो जाता है। ये मैसेंजर आरएनए है, ये आकर के अटैच हो गया राइबोसोम की छोटी वाली सब यूनिट से, 30S सब यूनिट से, और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए हैं जो अपना अपना अमीनो एसिड ले करके घूम रहे हैं यहाँ इसके चारों तरफ। ये ट्रांसफर आरएनए है, इसका ये एंटीकोडॉन है और ये अमीनो एसिड है। तो हर ट्रांसफर आरएनए हर अमीनो एसिड को नहीं कैरी करता है।
पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए 60 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए हैं, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कैरी करेगा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में बता रहा था कि ये ट्रांसफर आरएनए आते हैं यहाँ पर, और जिसका एंटीकोडॉन यानी जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री इसकी जब होती हैं तब ये यहाँ आकर के अटैच हो जाता है, और जब ये एक अटैच हो गया तब दूसरी सब यूनिट आकर के अटैच हो जाती है। इस तरीके से पूरा राइबोसोम बन गया। अब ये राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए पर लुढ़कता रहता है गोल गोल। हर लुढ़कने में क्या होता है कि ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ था, जब ये लुढ़क करके इधर जाएगा तो ये ट्रांसफर आरएनए बाहर हो जाएगा इसकी पहुँच से, राइबोसोम की पहुँच से। तो जैसे ही ये बाहर होगा वैसे ही आगे वाले ट्रांसफर आरएनए को ये अपना अमीनो एसिड दे देगा और ये अलग निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ आकर के अटैच हो गया अमीनो एसिड। तो इस प्रकार से ये राइबोसोम लुढ़कता रहता है और अमीनो एसिड एक में एक जुड़ते चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन। ये बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड। इस तरीके से एक चेन बन जाती है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये हमने एक शॉर्ट नॉलेज दी हमने आपको। डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस मैसेंजर आरएनए के अनुसार यहाँ पर अमीनो एसिड की गैदरिंग होती है, एकत्रीकरण होता है, जिससे एक चेन बनती है प्रोटीन की, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे होती है। तो अब यहाँ पर हम आपको जेनेटिक कोड के बारे में हम बताना शुरू करते हैं। कोड का मतलब होता है, कोड शब्द जो है उसका मतलब होता है कूट भाषा। कूट का मतलब होता है कि जैसे कोई सांकेतिक भाषा, तो भाषा का मतलब लैंग्वेज हो गया, और लैंग्वेज कोई भी होगी, हर लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है तो उसके अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए, क ख ग घ या अ आ इ ई, ये सब उसके लेटर्स जो हैं ये अल्फ़ाबेट्स हो गए। उसी प्रकार अंग्रेज़ी, इंग्लिश एक भाषा है जिसके जो लेटर्स होंगे वो ABCD 26 लेटर्स हैं। अब मान लीजिए एक भाषा को दूसरी भाषा में, सांकेतिक भाषा या कूट भाषा में परिवर्तित करना है, तो जैसे मान लीजिए हिंदी में कमल लिखा हमने, ये हिंदी भाषा है, कमल लिखा हमने। अब इसी को हमको अंग्रेजी में करना है, तो यहां पर हमको अंग्रेजी के कई अक्षर, 5 अक्षर इस्तेमाल करने पड़े। तो हिंदी भाषा को हमने परिवर्तित कर दिया इंग्लिश भाषा में। अब आप देखिए हिंदी भाषा है, ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनका एक निश्चित क्रम है, पहले क आया है, फिर म है, फिर ल है, जिससे हो गया ये कमल। आपके दिमाग में एक फ्लावर आ गया, कमल। लेकिन अगर इन्हीं लेटर्स का क्रम बदल दें हम, क ल म, अक्षर तो वही वाले हैं लेकिन मीनिंग चेंज हो गई, बदल गई। तो वही अक्षर यहां भी इस्तेमाल होंगे लेकिन सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। कलम, कलम। तो अब अगर हम
प्रोटीन सिंथेसिस को दिमाग में रखें। प्रोटीन सिंथेसिस में हमने आपको बताया था कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। तो मैसेंजर आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड को मान लिया हमने कि एक भाषा है। ये मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड भाषा है। तो हमने ये बताया कि डीएनए से आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए बना। तो डीएनए ने कुछ खास सीक्वेंस बना दिए मैसेंजर आरएनए के, एक क्रम बना दिया। उस क्रम को हमको जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, वो मैसेंजर आरएनए चला आएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में वो परिवर्तित होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो प्रोटीन को भी एक भाषा मान लें हम। तो ये अगर दोनों भाषाएं हैं तो इनके अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। तो वो अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे? न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स हो गए अल्फ़ाबेट्स। अब न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। अभी मैंने बताया था डीएनए में एडेनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड एंड थाइमिडिलिक एसिड। तो आरएनए में थाइमिडिलिक एसिड नहीं होता है, वहाँ पर थाइमिडिलिक एसिड के स्थान पर यूरिडिलिक एसिड होता है। तो ये जो इसकी ये न्यूक्लिक एसिड जो लैंग्वेज अगर हमने मानी, तो इसके लेटर्स हो गए एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड। ये 4 इसके लेटर्स हो गए इस भाषा के, न्यूक्लिक एसिड भाषा के। अब प्रोटीन हजारों प्रकार की होती है, हजार प्रकार की होती है प्रोटीन। लेकिन सारी प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से ही बनती हैं। आजकल 1-2 और अमीनो एसिड के बारे में पता लगा है, लेकिन जो पहले से चला आ रहा है वो 20 अमीनो एसिड। तो 20 अमीनो एसिड 20 ही अमीनो एसिड है और बहुत सारी प्रोटीन होती हैं। तो कैसे होती हैं? जैसे इंग्लिश के 26 ही अल्फ़ाबेट्स हैं और बहुत सारी बुक्स हैं। तो इंग्लिश की बुक्स, शेक्सपियर ने भी इंग्लिश लिखी, सबने इंग्लिश लिखी, तो वो उन्होंने वही 26 ही अक्षर तो इस्तेमाल किए। उसी प्रकार ये 20 अमीनो एसिड, इनका जो क्रम होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोटीन कैसी होगी। ये 20 अमीनो एसिड हो सकता है किसी प्रोटीन में 6 ही अमीनो एसिड हो, वो 10-10 बार आए हों, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार एक भाषा जो है न्यूक्लिक एसिड की भाषा, उसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, और प्रोटीन एक दूसरी भाषा है जिसमें 20 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जेनेटिक कोड यानी न्यूक्लियोटाइड या ये डीएनए बताता है मैसेंजर आरएनए के थ्रू कि कौन सी प्रोटीन बननी है। तो वो कैसे बताएगा? इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के क्रम को चेंज करके वो बताएगा कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा, किसी प्रोटीन की चेन में कौन सा अमीनो एसिड आएगा, उसको ये निर्धारित करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और प्रोटीन कैसी बनेगी वो निर्धारित करती है ये अमीनो एसिड का क्रम। तो एक भाषा 4 अक्षर की, दूसरी भाषा 20 अक्षर की। अब जैसे ये हम बता रहे थे आपको, हिंदी को कन्वर्ट किया अंग्रेजी में, तो यहां 3 ही अक्षर थे, यहां पर 5 हो गए। तो इसी प्रकार अगर हम इसका एक अक्षर इसके एक अमीनो एसिड के बराबर मान लें, तो मैक्सिमम ये 4 अमीनो एसिड को ही बता पाएगा, और अमीनो एसिड की संख्या 20 है। तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा।
एक अक्षर इसका एक अमीनो एसिड के बराबर नहीं हो सकता है। इसको सिंगलेट कहते हैं। सिंगलेट, अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो डबलेट मान के चलें। अब डबलेट किसको कहते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड का क्रम एक डबलेट हुआ। तो इन 4 न्यूक्लियोटाइड से कितने डबलेट बन सकते हैं? देख लीजिए। A, T, G एंड C। यहां पर A आएगा, यहां A, T एंड सो ऑन, A, G, A, C, फिर T, A, T, T एंड सो ऑन। तो ये डबलेट्स हुए। तो टोटल डबलेट्स कितने बने? 16 बने। अमीनो एसिड हैं 20। तो 16 डबलेट्स भी 20 अमीनो एसिड को नहीं बता पाएंगे। तब ये पता चला कि साहब तीन न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट, जिसको कहेंगे ट्रिपलेट, अगर माना जाए तो कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइड किसी एक अमीनो एसिड को बताए, तो वो चीज़ मैं बताने जा रहा था आपको, यानी ट्रिपलेट। डबलेट तक तो पॉसिबल नहीं था, 16 ही डबलेट थे। और अमीनो एसिड 20 थे, इसलिए न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो डबलेट के बाद ट्रिपलेट होगा। तो अगर ट्रिपलेट हो तो कितने प्रकार के कॉम्बिनेशंस इन 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ फिगर बनाया है ना। इट इज़ अच्छा, ये देखिए, मैंने जो न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हैं ये हमने आरएनए के लिखे हैं, क्योंकि मैसेंजर आरएनए ही आता है इंफॉर्मेशन लेके कि कैसी प्रोटीन बननी है। तो एडेनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये 64 प्रकार के कॉम्बिनेशंस, इसको समझ लेना है आपको, अपने आप बना लोगे इसको। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले तो आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, जिसको 4 भाग में बांट दिया। ओके, एक पे लिख दिया AUGC। अब ऐसे हमको हॉरिजॉन्टली इसको 64 भाग में बांटना है। तो इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले आप आधा कर दीजिए, आधे को फिर और आधा कर दीजिए, फिर इस आधे को और आधा कर दीजिए। तो अब 2 खाने बचे, दोनों को आधा आधा कर दीजिए। तो इस तरीके से आप 64 खाने बना लेंगे। ये हो गया। अब ये जो लिखना है, ये कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर A है, तो पहला अक्षर हमने सब में A लिख दिया। उसी प्रकार U है, तो पहला अक्षर हमने U लिख दिया। तीसरा अक्षर G लिख दिया एंड C लिख दिया। फिर ट्रिपलेट का दूसरा अक्षर, हमको क्रम याद रखना है, AUGC क्रम, ये हमारे दिमाग में है। तो दूसरे अक्षर के लिए हमने 4 बार A लिखा, 4 बार U लिखा, 4 बार G एंड 4 बार C। ऐसे ही सब में है, 4 बार A, फिर 4 बार U, 4 बार G, 4 बार C, हर एक में है। और फिर तीसरा अक्षर जब लिखेंगे तो उसी क्रम में AUGC, AUGC, AUGC एंड AUGC, ऐसा सब में। तो आप ये 64 प्रकार के कॉम्बिनेशंस बना लोगे बड़े आसानी से, आपको इसको रटना नहीं है। अब आप देखिए, इसमें मैंने 3 रेड से लिखा है, UAA, UAG एंड UGA। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी कि रेड से क्यों लिखा हमने।
अब देखिए 64 प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन गए, ट्रिपलेट 64 हो गए। और अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। इन्हीं ट्रिपलेट से 20 अमीनो एसिड को बताना है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मान लीजिए इसमें से 20 ट्रिपलेट हम अलग कर दें जो इस 20 अमीनो एसिड के लिए होंगे, तो बच गए यहाँ 44। तो 44 का मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो देखा यह गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक से ज़्यादा ट्रिपलेट किसी एक ही अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल AUG, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेथियोनिन। जहाँ कहीं भी AUG होगा वहाँ पर वही वाला ट्रांसफ़र RNA आकर के अटैच होगा जो मेथियोनिन कैरी कर रहा होगा। और ये देखा गया कि ये GUG, इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेथियोनिन। जहाँ कहीं भी GUG होगा वहाँ पर जो भी ट्रांसफ़र RNA आएगा उस ट्रांसफ़र RNA का एंटी कोडॉन दूसरा होगा, लेकिन वो भी मेथियोनिन कैरी कर रहा होगा। तो एक से ज़्यादा प्रकार के ट्रिपलेट किसी पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड के लिए हो सकते हैं। तो ये भी देखा गया कि ये 3 ऐसे ट्रिपलेट्स थे कि जब भी ये कहीं मैसेंजर RNA में ये क्रम अगर होता था तो वहाँ पर कोई ट्रांसफ़र RNA नहीं आता था। तो शुरू में जब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो इन 3 कोडॉन्स को, इसको कोडॉन कहेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन है, इन 3 कोडॉन्स को नॉनसेंस कोडॉन कहा गया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इनकी भी मीनिंग है। अगर लगातार ट्रांसफ़र RNA आ रहा है, मैसेंजर RNA से अटैच हो रहा है अमीनो एसिड लिए हुए, और वो अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में जुड़ करके प्रोटीन बनाता जा रहा है, तो कब तक ये प्रोटीन बनेगी? कहीं ना कहीं तो रुकना होगा ना। प्रोटीन की साइज पूरी हो गई, मान लीजिए एक क्रम पूरा हो गया, सेंटेंस आप लिखते हो तो कहीं पूर्ण विराम लगाते हो ना। तो अगर एक प्रोटीन बन गई, अब वहाँ पर रोकना है, तो वहाँ पर इन कोडॉन का वहाँ पर आ जाना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज कोडॉन्स, वहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और वहाँ कोई ट्रांसफ़र RNA नहीं आता। जब ट्रांसफ़र RNA नहीं आएगा तो अमीनो एसिड वहाँ नहीं जुड़ेगा, और जितना अमीनो एसिड जुड़ा था पॉलीपेप्टाइड वो अलग हो जाएगा। तो बाद में इनका नाम बदला गया, नॉनसेंस कोडॉन को स्टॉप सिग्नल्स कहा गया। तो यही मुझको आपको बताना था आज, एक थोड़ा सा। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, इसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड यानी न्यूक्लियोटाइड का वह सीक्वेंस जो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड की कई प्रॉपर्टीज़, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको मैं किसी दूसरे क्लास में आपसे डिस्कस करूँगा। और इसमें खासियत ये है, जब मैं पढ़ाता हूँ कोई डायग्राम है तो आपको भी कुछ आना चाहिए। जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बाद में आपको काम आएगा, डायग्राम अपना बनाने के लिए कॉपी पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये है। थैंक यू वेरी मच।